भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं सुरेश बिंदल जी। इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अगर आप व्यापारी हैं तो जाहिर सी बात है, इस चेहरे को आपने लाखों दफ़ा देखा होगा। हमारे दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रहे हैं। बात करें इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवास सोसाइटी महासंघ की, तो संस्थापक भी हैं और प्रधान भी हैं। इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज के भी प्रधान हैं। इंद्रप्रस्थ में अगर आप आईपी की बात करें, आईपी में हर एक चेहरा, लोकल से लोकल और बड़े से बड़ा चेहरा इनको पहचानता है, बड़ा भाई मानता है। सर, व्यापारियों की बात करेंगे। दिवाली आ रही है, त्यौहार शुरू हो गए हैं। बात करें लॉकडाउन ने मारा, जीएसटी ने मारा या सीलिंग ने मारा, या फिर इस समय पर उधार की जो हम बात करें, उधार चल रहा था वो उधार वापस नहीं आ रहा है। ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया है। किस तरीके से लोग दिवाली मनाएंगे व्यापारी भाई हमारे? दिवाली एक धार्मिक त्यौहार है हिंदुओं का, वो तो हम मनाएंगे ही, पर वो भव्यता से बनेगा या साधारण बनेगा, इसमें अंतर आ सकता है जी। आपने जितनी समस्याएं गिनाई, उसमें सबसे भयंकर समस्या है जो उधार की रिकवरी नहीं हो रही है व्यापारियों को जी। और मीठे वचन भी नहीं मिल रहे हैं। लोग कहते हैं कोरोना के अंदर यार तुम पैसे मांगने आ गए, कुछ लोग कहते हैं कि माल दोगे तो हम आपको पुराना पैसा देंगे। तो ये कठिनाई तो भयंकर रूप से आ रही है जी। परंतु बिजनेस 50% आरंभ हो चुका है जी। और उद्योगों के अंदर तो कर्मचारियों की कमी है। जो लोग चले गए गांव, और सरकार ने गांव में उनको इतनी फैसिलिटीज़ दे दी है कि जितना वो यहाँ कमाते थे उतना वहाँ भी कमा रहे हैं, इसलिए वो आ नहीं रहे हैं, तो वो भी कठिनाई हो रही है। और जो हमारे किसानों को सहायता मिल रही है और किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है कि आप खेती के अंदर गेहूं और धान की बजाय सब्जियां उगाओ, फल उगाओ या दलहन उगाओ, सरसों उगाओ, कपास उगाओ, तो वो जो ज़मीन बटाई पे देते थे या ज़मीन भाइयों में बटी हुई थी, अब वो वहाँ भी खेती करके कमाई कर रहे हैं। उनको मालूम पड़ गया कि गेहूं और धान से ज़्यादा हम सब्जियों में कमा सकते हैं, क्योंकि सब्जी बहुत महंगी बिकती हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर चले गए थे जी। उनकी कमी महसूस की जा रही है, परंतु ये एक अच्छी बात है, लगभग 70% लोग आ गए हैं जिनके पास वहाँ पे ज़मीन का, खेती का काम नहीं था, या घर के अंदर काफ़ी लोग हैं तो वहाँ पे काम कर रहे थे, तो वो उनके पास कोई काम नहीं था तो वो दिल्ली में अपनी नौकरी पर आ गए हैं। तो कठिनाई ज़रूर है। सर, उधार की बात हम कर रहे थे, उधार वापस नहीं मिल रहा, यहाँ तक के आश्वासन भी नहीं मिल रहा कि भाई आपको तब तक आप रुकिए, तब तक ऐसे ऐसे चेक ले लीजिए और हम आपका पेमेंट कर देंगे। क्या करें सर? चांदनी चौक की बात करें तो बेसिकली काम उधार पे ही चलता है। कैश तो शायद 60% में अगर गलत हूँ नहीं हूँ तो 60% काम तो उधार पर ही है। देखिए, होलसेल मार्केट में 90% माल उधार पे है, 60% नहीं, 90%। जी। जी। रिटेल का जो ग्राहक है उससे नगद पेमेंट भुगतान मिलता है। 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो नगद माल खरीदते हैं, उसका डिस्काउंट लेते हैं कि भाई हमारा रेट अलग होना चाहिए, हमारी बात अलग होनी चाहिए। परंतु इस वक्त तेज़ी का दौर है। जी। कॉटन की क्रॉप खराब हो गई गुजरात में बरसात होने के कारण से, कर्नाटक में खराब होने से, तो लगभग 10% की तेज़ी कॉटन के कपड़ों में है। रेडीमेड निर्माताओं का काम शुरू हो गया है और उनके पास यूपी से, हरियाणा से यहाँ सबसे मांग आने लगी है। पर दिक्कत यह है कि अब की बार जो दुर्गा पूजा का सीजन गया, कलकत्ता का, आसाम का, बिहार का, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों का, वो बहुत कमज़ोर गया है। जहाँ अरबों रुपए का कपड़ा बिकता था, वहाँ करोड़ों रुपए के कपड़े में हम आ गए। तो ये डर और दहशत तो है जी। पर दूसरी अच्छी बात है कि अब की बार सर्दी जो है अक्टूबर में शुरू हो गई, तो इसलिए गर्म कपड़े का बिजनेस चलने की पूरी उम्मीद है। जब तक विवाह शादियां खुले रूप से नहीं होंगी जी। जब बारात में ही 25 आदमी जाएंगे तो 25 सूट थोड़ा सिलवाएंगे। सही बात है। 2 घंटे के लिए जाएंगे तो वो फिर कैसे कपड़े सिलवाएंगे। जी।
पहले 3-3 फंक्शन होते थे, मेहंदी हो रही है, सगाई हो रही है, भात हो रहा है, हाँ जी। शादी हो रही है, विदाई हो रही है। तो एक लड़की का लहंगा बनता था तो उसकी भाभी का बनता था, उसकी बहन का बनता था, घर के अंदर 10-10, 15-15 लहंगे जाते थे। इसी प्रकार दूल्हे की बहन है, भाभियाँ हैं, मामी हैं, चाची हैं, ताई हैं, सब बनवाते थे नए कपड़े। अब जब उनको जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है, तो वो खर्चा नहीं करते हैं। इसी प्रकार जो रोटेशन है पैसे का वो रुका हुआ है जी। और इंपोर्ट पे सख्ती हुई है तो उस कारण से भी तेज़ी है। तो जी सुरेश जी बात करें हमारे चांदनी चौक के उस व्यापारी की जिस बेचारे ने किराए पे दुकान ले रखी है, लॉकडाउन में बिजली का बिल फिर भी इतना लंबा चौड़ा आ गया, उसके बाद में ऑनलाइन बिजनेस की मार, लोग फोन पे बैठे बैठे कोरोना के डर के मारे मार्केट में नहीं उतर रहे हैं। हाँ कुछ गतिविधि है लेकिन फिर भी डर है लोगों के बीच में, ऑनलाइन बिजनेस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में वो व्यक्ति कैसे कर पाएगा सर? देखिए, ऑनलाइन बिजनेस वक्त की ज़रूरत है जी। हमें बदलना पड़ेगा। जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने समझा था मनीमो का क्या होगा। आज कंप्यूटर की इतनी ज़रूरत हो गई है कि सारे जो हमारे स्टाफ है, हम पहले पूछते हैं कंप्यूटर आता है जी, आप अकाउंट रख सकते हो। तो ये नहीं है कि हमारे चांदनी चौक में भी अनेक दुकानदार ऑनलाइन कपड़ा बेच रहे हैं, बिल्कुल, देश में नहीं विदेश में भी बेच रहे हैं। उनके बच्चे पढ़े लिखे आ गए जो व्यापार में नहीं आना चाहते थे, अब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर वो तेज़ी से आना शुरू हो गए हैं। आज दुकानदार जब अपनी दुकान का ताला खोलता है, जो पढ़े लिखे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को परिवर्तन कर लिया है, तो 2-3 लाख रुपए की बिक्री उनको पे मिलती है कंप्यूटर पे कि ये लहंगा बेच दो, और उसमें पैसे भी नकद आते हैं जी, परंतु ये उन्हीं के लिए है जिनके पर कस्टमर का विश्वास है। बिल्कुल, अगर हम कस्टमर के विश्वास को तोड़ेंगे तो ऑनलाइन बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये जो इमेजन है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका मुकाबला करने के लिए हम कैट के मैं पैटर्न हूँ जी, दिल्ली का, तो हमने बड़ी कोशिश की है। आज मालीवाड़े के अंदर जो बड़े व्यापारी हैं जी, वो निश्चित रूप से उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है, परंतु ये अभी 15-20% है, क्योंकि हिंदुस्तान के उपभोक्ता को जब तक कपड़े के अंदर हाथ ना डाले, कपड़े को अपने कंधे पे डाल के ना देखे और सामने फॉलो, जब वहाँ से ओके हो जाता तो ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो इसलिए जो उपभोक्ता की मनस्थिति है उसके अनुसार मार्केट चलेगी। जी, आज नई सड़क पे ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे लाइन लगती है, बिना पर्ची के एंट्री नहीं है और वहाँ पे बिकता है माल। आप अपने बिजनेस को चेंज करेंगे जी, वक्त के हिसाब से जी, तो निश्चित रूप से आपका काम चलेगा। और व्यापारी कहाँ जाएंगे? जी। लोकल मार्केट से ही खरीदते हैं हम सब लोग। सर मोदी जी का नारा भी है लोकल टू वोकल, कितना सपोर्ट आपको उस नारे के बाद में मिला है? उनकी जो एक बात निकली है उनके मुंह से कि भाई लोकल को ही बढ़ावा दीजिए, ऐसे में कितना सपोर्ट उस बात ने हमारे व्यापारियों को किया? 2 बातें हैं इसमें। लोकल से वोकल का मतलब है देश का उत्पादन, जी, स्वदेशी की तरफ, और हम तो इसके लिए बहुत समर्पित हैं जी, कि स्वदेशी कपड़ा बिकना चाहिए, स्वदेशी खान पान होना चाहिए, स्वदेशी के ऊपर लगे हुए हैं। एक तो ये बात मोदी जी ने कही, और हमारा जो उद्योग जगत है इसको समझना पड़ेगा। विश्व के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर हमको आगे बढ़ना है और हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं को ये बताना है कि हमें भारतीय सामान खरीदना है जिससे कि भारत के उद्योग को, मजदूरों को रोटी रोजी मिल सके और काम आगे हो सके। सर कितना दूसरा विषय है जी, लोकल जो हमारी मार्केट है, हाँ जी, लोकल शॉपिंग सेंटर्स है, वहाँ दुकानें खुली हुई हैं, तो उन लोकल्स पे भी हमें जाना पड़ेगा। पहले भी जाते थे। गांव के अंदर हमारा आज B क्लास और C क्लास के अंदर बिजनेस बहुत बड़ा है जी, A क्लास के अंदर जो यहाँ पर है, यहाँ हाई कम्युनिटी के लोग जो हैं, उच्च मध्यम वर्ग के लोग, वो जा रहे हैं कनॉट प्लेस में, सरोजनी नगर में, या कहीं पे भी जो बड़ी मार्केटें हैं जहाँ पार्किंग की सुविधा है, जहाँ उनको टेलरिंग की सुविधा है, तो ये सारी सुविधाओं के अंदर जमाने का रहे। और दूसरी बात है रेडीमेड गारमेंट्स का काम बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आज लोगों पे टाइम नहीं है। शादी से 3 दिन पहले पैसे मिलते हैं स्टाफ को कि भैया तेरे घर में शादी है, 20,000 रुपये एडवांस ले जा, तो वो रेडीमेड कपड़े खरीदना चाहता है।
और सिलाई इतनी महंगी हो गई है तो वो रेडीमेड कपड़ों पे ही जाना चाहता है। ये नहीं कि कपड़े के अंदर ही है, ये सारी बातों के अंदर है। आप अनाज में जाओगे, मसालों में जाओगे, तो पहले मसाले घर में कुटते थे, पिटते थे, अब तो हम पैकेट ले आते हैं, वही काम चलता है। बस बिल्कुल। तो ये सारा चीज़ चल रही है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पर हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जी। जो बच्चे अकेले हॉस्टल में रह रहे हैं और उन्हें परचेजिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, तो वो ऑनलाइन लिख देते हैं कि भाई ये जूता पसंद है, सुबह ले जाओ। बिल्कुल। तो ये वक्त के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो फिर आपका जाना निश्चित है। बिंदल साहब, बात करें हमारे दिल्ली सरकार की या फिर बीजेपी की, हमारे व्यापारी भाइयों को किससे ज़्यादा सपोर्ट मिला है? मोदी जी ने अभी लॉकडाउन में 4-5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चली थी वित्त मंत्री सीतारमण की, आप जैसे व्यापारियों की पूरी नज़र रही होगी टीवी पर कि क्या घोषणाएं हो रही हैं। ऐसे में कुछ घोषणाएं हुई कि ऋण मिलेगा, आपको लोन मिल रहा है, क्या उससे कोई फ़ायदा आपकी नज़र से आम आदमी तक वो सीढ़ी उस सीढ़ी को जोड़ती है या फिर बीच में कुछ गड़बड़ है? देखिए, जो व्यापारी है, होलसेलर या रिटेलर जी, उसको किसी ने कोई सहायता नहीं दी है। नहीं दी है। मोदी जी का उद्देश्य रहा कि परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए, और परचेजिंग पावर बढ़ी है, और उससे कितना असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली सरकार का व्यापारियों पे जीएसटी पे है, और मेन काम व्यापार के अंदर दिक्कतें हैं जी, और कोई भी सरकार व्यापार को सीधे लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। साफ सफाई कॉरपोरेशन नहीं करती है। हमारा सबसे बड़ा तकलीफ जो है वो ये है कि जो राजनीतिक शक्ति है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे बीजेपी है, उनके निर्वाचित पदाधिकारियों का सरकारी कर्मचारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। जी सर। और कानून ऐसे हैं, उसमें इफ़ और बट भी है, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। अब ये रिश्वत के ऊपर डिपेंड है कि अफसर जो है आपके ऊपर कितनी दया करता है, कि कौन सा पढ़ता है। जब तक कानून सरल नहीं होंगे, स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। एक मैंने इंटरव्यू देखा नितिन गडकरी जी का, उन्होंने इतने कड़वे शब्दों में बातें की हैं, दिल की बात की है, हर आदमी के दिल में छू गई। उन्होंने बताया कि जो सड़क 2 साल में बननी थी 9 साल में बन रही है, जिसमें 200 करोड़ रुपए लगने थे उसके 400 करोड़ रुपए लग गए। कौन जिम्मेवार है? ऐसे नकारा लोगों को निकालें। परंतु स्थिति ऐसी है कि कोई भी सरकार जो है वो अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के निर्णय लेती है। आज दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में क्या है, व्यापारी को किस सहूलत दी है? किसी ने सहूलत दी नहीं। सीलिंग हो रही है। डीडीए ने जितनी व्यापारिक क्षेत्र बनाने थे उसका 14% बनाया। बताएं। तो 96% लोग व्यापार करने के लिए क्या अपने घर से करेंगे? तो अनऑथराइज मार्केटें बनी, सारा चांदनी चौक बना, खारी बावली बनी, नया बाजार बना, सदर बाजार बना। सर, चांदनी चौक में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कह रहे हैं सौंदर्यकरण हो रहा है। इमारतें तो देखिए, इमारतों का कभी नहीं पता कब ढर करके गिर जाए। देखिए, चांदनी चौक बहुत बड़ा क्षेत्र है जी, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा जी। हमने भी डीडीए को 2041 मास्टर प्लान के अंदर ये बताया कि आप दिल्ली का जो मास्टर प्लान बना रहे हैं जी, उसके हिसाब से चांदनी चौक की व्यवस्था नहीं हो सकती जी। चांदनी चौक के लिए अलग मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा जी, क्योंकि ये शहजानाबाद है। परंतु इन्होंने चांदनी चौक को पर्यटन के हिसाब से तो डेवलप कर दिया है। इससे हमें लगता है कि रिटेल का थोड़ा व्यापार बढ़ सकता है। परंतु चांदनी चौक की जो ख्याति सारे विश्व में है जी, वो होलसेल व्यापार की है। बिल्कुल 64 किस्म के होलसेल व्यापार यहाँ पर हैं। दवाइयों का कहाँ है? भगीरथ पैलेस में। बिजली का कहाँ है? भगीरथ पैलेस में। फ़ोटो मार्केट कहाँ है? खजांची मार्केट में। कपड़े की कितनी मार्केट है? मालीवाड़ा है, जोगीवाड़ा है, नई सड़क है, हदरकुली तक कपड़े की मार्केट। करीब 40,000 होलसेल सेमी होलसेल की कपड़े की दुकानें हैं। जब इनका व्यापार ख़त्म होगा तो बहुत तकलीफ होगी जी। हमने मांग की है कि हमें दिल्ली के अंदर अच्छी जगह दे दो, जहाँ बैंक हो, जहाँ पोस्ट ऑफिस हो, जहाँ बजट हो। पार्किंग तो ज़रूरी है ही। और चांदनी चौक की पार्किंग में बड़ी दिक्कत ये हो गई कि चांदनी चौक मेन में तो पार्किंग क्या, कोई नॉन मोटराइज व्हीकल आएगा
अब इन्होंने कानून में बना दिया नॉन मोटराइज व्हीकल, जी बाद में खंबे लगा दिए कि उसमें कोई बैलगाड़ी नहीं आ सकती, कोई तांगा नहीं आ सकता, कोई हाथ ठेला नहीं आ सकता, केवल रिक्शा का, पैदल चलाने वाली रिक्शा का, जी बैटरी रिक्शा नहीं, पैदल चलाने वाली रिक्शा को इजाज़त दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनको ये आज्ञा दे गए थे कि चांदनी चौक में रिक्शाओं को कोई नहीं रोकेगा, ये रोटी रोजी कमाने का धंधा है, तो इसलिए उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे बैन लगा दिया जी गया। जी 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 तो ये तकलीफ़ है, हम भी तकलीफ़ में पा रहे हैं। आज कच्चे बाग में या टाउन हॉल की दोनों सड़कों पर बहुत बुरी हालत है। अब गांधी मैदान में पार्किंग होती थी, वो खदाई हो गई। जी अब वो 3 साल में बनेगा, 4 साल में बनेगा, 5 साल में बनेगा, वो उसकी दुकानें बिकेंगी नहीं बिकेंगी, ये सब उस पर डिपेंड करता है, पता नहीं कब होगा वो। बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं कब होगा, यही बात इनकी कहनी है सुरेश बिंदल जी की। कहें तो व्यापारियों के लिए एक आवाज़ है, बुलंद आवाज़ है, इनकी एक एक शब्द जो इन्होंने कहे हैं, हमारे अगर सरकार सुन रही है तो कृपया उस पर प्लीज़ प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि व्यापारी ही हमारे देश की नींव है। जहां हमारे अन्नदाता की ज़रूरत है वहीं हमारे व्यापारियों की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीएसटी, हमारा जीडीपी डाउन जाएगा और फिर हम शायद, हमें विकलांगता से कोई नहीं रोक सकता।